जाए एक बड़े सवाल के साथ शुरू करेंगे, लेकिन सवाल से पहले दो लोगों को कोट कर दिया जाए। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। राहत इंदौरी, इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। अदम गोंडवी, क्यों इन्हें कोट किया गया वो आगे आपको बताएंगे। करप्शन का झोल, किसका कितना रोल, यह सवाल इसलिए क्योंकि धन कुबेरों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। सियासत गर्मा गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन और राजस्व देने के लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार जो 2018 में आई थी उस पर दबाव बनाया गया। दबाव सिंधिया का था, यह कहना दिग्विजय सिंह का। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि खुद जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। यह और बात है कि गोविंद सिंह राजपूत पहले उसी घर में रहते थे, कांग्रेस में थे। तो करप्शन का सियासी कनेक्शन तो है। इस बयान से ऐसा ही लगता है। आखिर सौरभ शर्मा के धन कुबेर बनने या बनाने के पीछे कौन कौन से किरदार हैं, इसे भी आज डिकोड करेंगे। भोपाल, इंदौर, शाजापुर, कितने धन कुबेर। इसलिए जांच पूरी ईडी को दी जाए और निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो लोग अभी छुपे हुए हैं, जो इसके मुख्य सरगना हैं, वो भी जनता के सामने आए। मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसीलिए इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने बताया नाम, छिड़ गया संग्राम। इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा? जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। करप्शन का झोल, किस किस का रोल। भोपाल में बड़ा खुलासा हुआ, इंदौर में छापेमारी हुई, अब शाजापुर में भी धन कुबेर पर एक्शन हुआ है। आखिर प्रदेश में कितने धन कुबेर हैं? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नाम बताया तो संग्राम छिड़ गया। बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक 3 खुलासे हो चुके हैं जो बताते हैं करप्शन की कहानी और सियासी दखल भी। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो महाडिबेट के सवालों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले आपको धन कुबेर सौरभ शर्मा के जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, करप्शन को लेकर जो कनेक्शन आ रहा है और करप्शन को लेकर जो सियासी चेन सामने आ रही है, किस किस का नाम सामने आ रहा है, उसे जरा बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए। कैसे कैसे किसका किसका नाम आया है वो एक बार आपको जान लेना चाहिए। सौरभ शर्मा, जहां पर जिसके ठिकानों पर छापा पड़ा, दबिश पड़ी। इसके बाद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ पर बहुत दबाव था। क्या दबाव था? सिंधिया कह रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि नहीं, परिवहन तो गोविंद सिंह राजपूत के पास ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री गजब मलाईदार मानी जाती है, गजब मलाईदार मानी जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। नितिन गडकरी तो बोल चुके हैं कि भैया अपने अपने जो आरटीओ है उस पर थोड़ी लगाम लगाएं, या हमारे ट्रकों को चलने दें। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर और कौन कौन है। ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, आगे कौन, या कहें कि और कौन कौन, यह समझाने के लिए आपको पूरी तस्वीर दिखाई गई कि किस तरीके से करप्शन की ये पूरी चेन है। हम बयानों की बात कर रहे हैं, इसमें से आरोप किसी पर नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वही वाला, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से ज्यादा साफ। खैर, अब महाडिबेट के सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की बहस रहेगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या कुछ वो सवाल है वो अब आपको बता देते हैं। सिंधिया का नाम लेकर दिग्विजय क्या इशारा करना चाह रहे हैं? करप्शन का कनेक्शन, कितने और चेहरे, क्या और भी चेहरे हैं? शहर शहर आखिर कितने धन कुबेर? 2011 में 87 छापे पड़े थे, 2024 चल रहा है, सवाल वही, शहर शहर आखिर कितने धन कुबेर? स्वर्णिम मध्य प्रदेश की इससे ज्यादा बड़ी परिकल्पना क्या हो सकती है? चतुर्थ श्रेणी भृत्य के यहां 10 करोड़ मिलते हैं। बेहद खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे तारुफ करवा दें। सरमन
मेहमानों से भी तारीफ करवाएंगे और करप्शन को लेकर आज की पूरी चर्चा रहेगी। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। सरमन नगेले साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत। तनुज दीक्षित, वकील हैं आप सुप्रीम कोर्ट, दीक्षित साहब का भी बहुत स्वागत। वंदना त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वंदना जी का भी बहुत स्वागत। शुभंकर मिश्र, राजनीति की बारीक लकीरें यानी राजनीतिक विश्लेषक। अमित चौरसिया कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चाओं के सिलसिले को शुरू करेंगे और सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती, जितना छोटा आप बोलेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से हम सवाल ले पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, पहले राउंड में सबका क्विक रिएक्शन छोटा छोटा। वंदना त्रिपाठी जी सबसे पहले, वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे आगे हम सवाल के सिलसिले शुरू करेंगे। अमित चौरसिया बने हुए हैं, अमित चौरसिया जुड़े हैं पैनल टीम। अमित चौरसिया जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्विक रिएक्शन। दिग्विजय का बयान आ गया, सौरभ शर्मा केस आप जान ही रहे हैं, करप्शन की लंबी चेन है। चौरसिया जी। ललित जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जिस तरह मध्य प्रदेश पे पर्ची पर निकले हुए मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मध्य प्रदेश की जो पहचान है वो घोटाला प्रदेश के रूप में बना दी, और जितना शर्मसार मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, मैं समझता हूं आज तक इतिहास में इतना बड़ा घोटाला सामने नहीं आया होगा। लगभग 250 से अधिक घोटाले। हम ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहे, कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन को ही विकास समझ लिया है मोहन यादव जी की सरकार ने, और ये इसका खुला साक्षात प्रमाण है। और सौरभ शर्मा तो एक बहुत ही छोटा मोहरा है, इसके पीछे कई चेहरे जो है बेनकाब होना है। और जिस तरह से आपको ध्यान होगा, एक हनी ट्रैप का भी एक बहुत बड़ा सामने आया था मामला, उसके कौन आरोपी थे आज तक समझ में नहीं आया। उसी तरह ये मनी ट्रैप का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है, इसके भी मैं समझता हूं कि सरकार के अंदर शायद ही कोई आरोपी और चेहरे सामने आएंगे। जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि हर शहर में धन कुबेर चेहरे कितने, तो मुझे नहीं लगता ये डबल इंजन की सरकार जो एक भ्रष्टाचार की मेल बन गई है, इसके अंदर धन कुबेरों के चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी जांचें जो है सवालिया घेरों के अंदर खड़ी हुई है। वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वंदना जी का भी बहुत बहुत स्वागत। वंदना जी, क्विक रिएक्शन करप्शन को लेकर। नमस्कार जी वंदना जी, करप्शन को लेकर ये पूरी चर्चा और जिस तरीके का घटनाक्रम अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद एक क्विक रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा। देखिए ललित जी, सबसे पहले तो पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। देखिए ललित जी, जिस प्रकार से हम हमेशा से कहते आए हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी माफिया, कोई भी अगर अवैध वसूली या किसी भी प्रकार का कालाबाजारी का कार्य करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहां पर ये जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करती है। किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं पनपने दिया जाएगा। चलिए, भ्रष्टाचारी को नहीं पनपने दिया जाएगा, लगातार छापा मारा जाएगा। सरमन नगेले सर, जीरो टॉलरेंस की बात आ ही गई, कहीं नजर आता है आपको? जी प्लीज। देखिए माननीय ललित जी, ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की लीडरशिप में ही ये जांच ने अंजाम लिया है, और उनके राजनीतिक साहस का ये संकेत है कि उन्होंने किस तरह से इन सारी चीजों को अंजाम दिया होगा। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के पास इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, जो अगले दिन या अगले महीनों में या अगले वीक में जो होती हैं, चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो या वो सामाजिक या किसी तरह की जांच पड़ताल या बहुत सारी चीजें, क्योंकि राज्य का जो इंटेलिजेंस है उसका काम ही यही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, क्या उन्होंने कमलनाथ जी के हवाले से कही है? कमलनाथ जी ने कोई ट्वीट किया या कोई वीडियो जारी किया है? तीसरा, एक और महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य सरकार यदि लीकेज रोक देती तो आज ये जो सामने घटनाक्रम आ रहे हैं सौरभ शर्मा या इत्यादि के, ये नहीं आते। मैं बार बार डिबेट में मैंने कहा है। जी जी जी, शुभंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभंकर जी, करप्शन को लेकर आपका एक क्विक रिएक्शन प्लीज। ललित जी नमस्कार जी। मैं भाजपा और कांग्रेस की आपसी खींचातान में न जाते हुए सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दा करप्शन का नॉर्मलाइजेशन। जिस तरीके से हमारे समाज में हम लोगों ने भ्रष्टाचार को भ्रष्ट आचरण ना समझ के अब उच्च कोटि का आरक्षण समझ रखा है, मुख्य मुद्दा वो है। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी हम उस पर और वही बात करेंगे। आज एक तरीके से भ्रष्टाचारी जो हैं वो बेचारे बहुत सदाचारी और उच्च श्रेणी के नागरिक हैं, जो कि रोल मॉडल बन गए हैं। दुर्भाग्य ये है। ठीक ठीक, रोल मॉडल बन गए हैं।
जैसे पुष्पा आजकल हमारा हीरो है जो चंदन की तस्करी करता है, समाज की बात कर रहा हूं मैं। तनुज दीक्षित साहब, केस का शुरू होना, केस का बनना, अदालत में पहुंचना और धड़ाम हो जाना, इसे लेकर इस पर एक खास आपका टिप्पणी मुझे चाहिए। तनुज जी, देखिए, जिस तरीके की धाराओं में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें सबसे पहले हम ये समझे कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और साथ ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 132 यानी कि पूर्ण रूप से अवैध और चोरी या स्मगलिंग का सोना इसे माना जा रहा है। साथ ही ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें लुकआउट सर्कुलर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा जारी किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये इस समय एलओसी का भी जारी होना। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इसमें इस तरीके की तहकीकात और भी जांचें अभी सामने होंगी, काफी सारे अभी जैसे एलओसी जो है उसमें उनकी वाइफ को और चेतन नागर को और जो 2-3 नाम है इसमें जो दिख रहे हैं उनके माता पिता को भी भेजे गए हैं सौरभ शर्मा के, तो कहीं ना कहीं इसमें और भी आरोपी और भी तार जुड़ने के लिए अभी अवेटेड है। जी ठीक ठीक ठीक। वंदना जी, सवाल मेरा आपसे ये, सौरभ शर्मा अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो क्या यह जांच जारी रहेगी इसी रफ्तार से? देखिए ललित जी, पहली बात तो ये कि सौरभ शर्मा जी पर जो कार्रवाई की गई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही की गई है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार से मुखर होकर बार बार मीडिया के सामने 2014 के बाद से 25 प्रमुख राजनेता बीजेपी में शामिल हुए। सुन लीजिए मैम प्लीज, वंदना जी, 2014 के बाद से 25 राजनेता बीजेपी में शामिल हुए, 23 में राहत मिल गई, 3 मामले बंद, 20 अन्य रुके हैं। 2 नाम ऐसे हैं जिन पर अभी भी जांच चल रही है ईडी की। नाम लंबे चौड़े हैं इसलिए मैंने सुना नहीं रहा हूं। वंदना जी प्लीज। देखिए ललित जी, आपने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो एक मीडिया कर्मी के तौर पर आपने करे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये बात बार बार कहूंगी कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, संवैधानिक जो भी संवैधानिक नेशनलिस्ट एजेंसीज काम कर रही हैं उन्हें फ्री हैंड दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने खुद भी ये बात कही है कि अगर इसमें सौरभ शर्मा को पूरी तरह से लिप्त पाया जाता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआरआई इसमें काम कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है, तो सारी एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं और जो भी दूध का दूध पानी का पानी है वो हमारे सामने हो जाएगा और परत दर परत जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सारी चीजें बाहर आएंगी। लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आज आपने देखा किस प्रकार से उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। तो आप इस बात को समझिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी कड़े से कड़े निर्णय ले रहे हैं और उन्होंने सबको फ्री हैंड दिया है कि जो भी कार्रवाई वो कर सकते हैं वो करें। उन्होंने ये बात भी स्वीकारी है, एक बात और मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी स्वीकारी है कि हमने तो अवैध टोल नाकों को बंद करने का कार्य किया है। कमलनाथ जी की सरकार या कमलनाथ जी के लोग या दिग्विजय सिंह जी जब अवैध टोल नाके का सवाल, इसको लेकर मेरा एक सवाल रहेगा। शुभंकर सर आपके पास आ रहा हूं, आ रहे वंदना जी प्लीज। शुभंकर सर आपके पास आ रहा हूं। ये जो जांच एजेंसियां हैं ये एग्जाम देती हैं और रिजल्ट इनका परसेंटेज में भी नहीं आता, पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाती हैं ज्यादातर एजेंसियां। ईडी तो बड़ी चर्चा में रही, इसका सक्सेस रेट है 0.05। शुभंकर सर। ललित जी, आप तो पासिंग मार्क की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट में भी नहीं पहुंचते। और मजे की चीज ये है, जैसा अभी वंदना जी ने बताया, एक अच्छी बात भाजपा सरकार ने की कि 1 जुलाई 2024 से ये टोल नाके बंद हो गए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस देश में अगर एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिनका देहांत होता है, जिन पे भ्रष्टाचार के 2 मामलों में उनको सजा मिल चुकी होती है और उनको हम राजकीय मान सम्मान के साथ हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति उनकी अंतिम यात्रा में जाते हैं, जहां भ्रष्टाचार का इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, वह भ्रष्टाचार पे बात करने का हमारा कोई हक नहीं है। और रहा सवाल आपका जहां तक कन्विक्शन का, कन्विक्शन के प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का चार्ज होता है वो या तो उस स्थिति से बाहर हो जाता है कि उसके ऊपर केस चलाए जा सके या उसकी उम्र खत्म हो चुकी है। अमित चौरसिया साहब, आपने तमाम तर्कों को सुना होगा, वंदना जी ने जो कहा उसे भी आपने सुना होगा, आपका जवाब। जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिस तरह हनी ट्रैप का घोटाला एक बहुत बड़ा सामने आया था और कई चेहरे उसके पीछे थे, आज तक उसमें कौन आरोपी था और किसकी सीडी थी, आज तक वो जांच रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ दब गई, किस कोने में पड़ी है, ये वो तो शहद वाला मामला है, आप उसे कहाँ इसमें ले आए? करप्शन पर चर्चा करेंगे।
शहद के साथ में अब ये मनी ट्रैप आ गया साहब। हाँ हाँ अब ये मनी ट्रैप के अंदर कितने चेहरे छुपे होंगे इसके पीछे, ये कभी पता नहीं चलेगा। वो डायरी कहाँ गई जिसमें सब सारे नाम लिखे हुए थे? वो कौन थे? शिवराज सिंह जी, जिनके नाम के नए मकान की रजिस्ट्री पकड़ाई गई थी। सीडीआर कहाँ है? क्यों जांच नहीं कराना चाहते हैं? क्यों पिछले 18 साल के पीएस, टीएस और सारे अधिकारियों की जांच, उनकी सीडीआर ओपन करना चाहते हैं? ललित जी, इनकी बात का मैं काउंटर करना चाहूंगी। देखिए, ये मनी ट्रैप की बात कृपया करके कांग्रेस पार्टी के लोग ना करें। गोलू अग्निहोत्री मामले में आप इतने मुखर होकर क्यों नहीं बोलते? गोलू अग्निहोत्री जी की कंपनियां तो दुबई में भी पाई जाती हैं, उनके विषय में आपकी पार्टी के प्रवक्ता क्यों टिप्पणी नहीं करते? जरा ये भी बता दें। वो भी तो मनी ट्रैप का ही मामला है। और हनी ट्रैप की जब आप बात करते हैं तो हनी ट्रैप पे तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी पकड़ाए गए, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? तो सुनिए, देखिए अमित जी, चाहे कोई गोलू हो या मोलू हो या टोलू हो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी कोई भी नहीं बख्शा। मनी ट्रैप में जो भी पाया जाएगा वो सब पर कार्रवाई। ये गोविंद सिंह राजपूत जी के विषय में तो नितिन गडकरी, देखिए आपके पार्टी के दिग्विजय सिंह जी, आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बड़े मुखर होकर बता रहे हैं कि दबाव डाला जाता था, ये किया जाता था, वो तो ये बात स्वीकार रहे हैं कि आपकी पार्टी में दबाव डालकर कुछ भी करवाया जा सकता है। और आप एक बात बताइए, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप ये बताइए कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति 2016 के बाद हुई थी, बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई थी। अगर आप लोग इतने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं तो सौरभ शर्मा का निलंबन आपने क्यों नहीं किया? आपने जांच क्यों नहीं की? उसकी जांच करी? आप लोगों ने फ्री हैंड क्यों नहीं दिया एजेंसी को? आपने टोल नाके क्यों बंद नहीं किए? आपको भी लगता है कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार अपनी चरम पर था? आप जरा बताइए कि कमलनाथ जी के भाई भतीजों के यहाँ से करोड़ों रुपए क्यों बरामद होते हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं यहाँ से 9 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो उसके विषय में भी तो बता दीजिए। एक दिन में हजारों ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं? आप 450 IPS का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? जरा इस पे भी टिप्पणी दीजिए। तनुज जी, इतने शोर में तो कैसे करप्शन से मुकाबला हो पाएगा? तनुज जी, आपने घोटाला प्रदेश की पहचान बना दी मध्य प्रदेश को, सवाल कांग्रेस। देखिए, जांच कराइए ना, हम तो कह रहे हैं जांच कराइए। मुझे लगता है तनुज जी को कमलनाथ जी के 1.5 साल, कमलनाथ जी के 1.5 साल ने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बनाया था। हमने तो उस घोटालों से बाहर लाने का कार्य किया है। किसने रोका है साहब? आपको सरकार। ललित जी, मैं कहता हूँ अभी ना कोई घोटाला सिद्ध हुआ है, प्रोसेस को समझिए, लीगल प्रोसेस को समझिए मैडम, लीगल प्रोसेस को समझिए। चलिए वंदना जी, अमित जी, नहीं बाकी मेहमानों को ना ठीक, ऊर्जा बचाए रखिए, अभी निकाय चुनाव में अपने को खर्च करनी है, ऊर्जा बचाए रखिए। तनुज जी प्लीज। अभी ललित जी देखिए, अभी जो खैप इतने बड़े सोने की चांदी की जो इतना बड़ा पकड़ाया, निश्चित रूप से सबसे बड़ा इतिहास का एक खैप है जो पकड़ा है, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं होता है कि पूर्ण रूप से किस तरीके से और कैसे एकत्रित हुआ है। तो अभी जो आरोप है वो आरोपित है, अभी सिद्धि नहीं हुए हैं। दूसरा, इसका ये कहना गलत है कि ये सिर्फ कांग्रेस काल का आया हुआ अर्निंग है, ये बीजेपी के समय का भी हो सकता है। और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ऐसे इसमें लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी कड़ी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये एक महज कागजों का टोला बनकर रह जाएगा। इसकी जांच और इसकी महत्वता ये समझना होगा कि किस लीडर के द्वारा या किस लोगों के द्वारा इन्वॉल्वेशन से यहाँ तक इतना बड़ा खैप। और देखिए, क्योंकि पूर्व में भी सौरभ शर्मा के पिताजी भी इस डिपार्टमेंट में रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए जी। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कॉन्टेक्ट की विरासत भी हो सकती है। सरमन सर, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आरटीओ पर आ रहा हूं। ये जब भी आरटीओ का जिक्र आता है, करप्शन उसके पर्याय में क्यों नजर आता है? सरमन सर। देखिए माननीय ललित जी, मैंने सदैव सारे चैनलों पे कहा, आज फिर कह रहा हूं मैं कि मध्य प्रदेश सरकार या देश की कोई भी सरकार, जो लीकेज होते हैं वो लीकेज माइनिंग, परिवहन और एनर्जी और पीडब्ल्यूडी, ऐसे 5-7 एक्साइज,
ऐसे 5-7 विभाग रहते हैं, उसमें आरटीओ या परिवहन सबसे अव्वल रहता है। देखिए, जब डिजिटल का युग चल रहा है तो आज भी गाड़ियां नहीं निकल पाती, आज भी उनसे अवैध वसूली होती है। और क्यों वो कम दरों पर ठेके दे दिए जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जब गाड़ी जा रही है तो एक एसएमएस पोसो और वो आराम से निकल जाए। लेकिन नहीं, वो स्थानीय जो टोल नाकों पर बैठे हुए लोग रहते हैं, उनका काम ही सिर्फ यही रहता है। दूसरा, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो विषय उठाया है, मेरा यहाँ ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक हमला किया है। क्या उनके पास कोई ऐसा एविडेंस ना हो सकता? कोई उनके पास नोट शीट है, कोई उनके पास ऑडियो वीडियो है? मैं कोई इनका किसी का तर्क नहीं रख रहा हूँ, पक्ष नहीं रख रहा हूँ। वो भी तब जबकि वो हर बात के बाद ये बोलते हैं कि मैं 10 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, तो ये तो जानते ही होंगे। शुभंकर सर, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। ना नेताओं की दिलचस्पी, ना अधिकारियों की दिलचस्पी इस बात में, ओवरऑल बात कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बार बार कहा जाता है कि अपनी इनकम के बारे में जानकारी दो, पर दिलचस्पी किसी की नहीं रहती। सर, शुभंकर सर। ललित जी, आपको अगर याद हो, 2 महीना पहले भोपाल में ही एक जूनियर ऑडिटर के घर पे छापा पड़ा था और तकरीबन हिंगो रानी जी के यहाँ से 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति मिली थी। थोड़े दिनों तक वो मामला गर्म रहा, फिर हम सब भूल गए। और जहां तक संपत्ति का ब्यौरा देने की बात है, हमारे तो मतलब माननीय न्यायमूर्ति लोग भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से हिचकते हैं। और मजे की चीज, एक आपने संपत्ति की बात की, ठीक, आप अगर हमारे राजनेताओं की संपत्ति देखें तो जब वो पहली बार राजनीति में आते हैं तब की उनकी संपत्ति और 2 या 4 इलेक्शन जीतने के बाद उनकी संपत्ति कहाँ पहुंचती है, अगर आप उसको देख लें तो वो पता नहीं सीबीआई चाह के उस तरफ नजर नहीं डालती या नजर डाल के वो फाइल बना के रख लेती है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में छापे में इतना सोना मिल जाता है जितना गरीब सोते हुए सपने में सोच नहीं पाता है। वंदना जी, आपसे एक सवाल, करप्शन को लेकर ये जो कार्रवाइयां चल रही हैं, ये सिलसिले आखिर रुकेंगे कब? क्या कोई गारंटी? वंदना जी। देखिए ललित जी, जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी ये है कि जनता का, टैक्स पेयर का जो धन है, वो कोई भी गलत तरीके से अगर अर्जित करने की कोशिश करता है या उसका गलत तरीके से वसूली कर कर उसको इकट्ठा कर कर संपत्ति बनाता है, तो उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उससे मिलनी चाहिए। और वही कोशिश कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। अमित जी, कड़ी कार्रवाई हो रही है। 30 सेकंड में लास्ट आंसर। अमित जी, एक्शन वाले सीएम के लाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की तो एक ही मांग है कि पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें जांच के साथ में शामिल करना चाहिए ताकि कांग्रेस का भी प्रतिनिधि इस जांच में शामिल रहे और पता चले दूध का दूध पानी पानी। और अगर मोहन यादव जी की सरकार इतनी ईमानदार और निष्पक्ष है तो जारी करे सीडीआर। पूर्व परिवहन मंत्री, वर्तमान परिवहन मंत्री और उनके स्टाफ की भी सीडीआर जारी करे और साथ ही सौरभ शर्मा के घर के आसपास के सीडीआर भी जारी करे। बिल्कुल, इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त सबको देने की कोशिश हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सौरभ शर्मा की कहानी बस इतनी सी ही है। कहां तक जाएगी? रेस 3 के बाद रेस 4 भी बन जाएगी, पता नहीं। दर्शकों का बहुत धन्यवाद।